जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और फटाफट आप जुड़ें। अभी कुछ देर पहले भी मैंने जब लाइव शुरू करा था तो थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि वो वापस मेरे पेज पे चल गया था, इसलिए दर्शक कम जुड़ पा रहे थे। मेरे ख्याल से अब आ गई होगी सभी के पास में नोटिफिकेशन, और अब जी न्यूज़ पोर्टल पे चल रहा होगा ये पेज पर। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ अजय जी, सिर्फ वो मेरे पेज पे चल रहा था इसलिए। बलवीर सिंह जी जुड़े हैं, फटाफट शेयर करें सर। आज बहुत सारी खबरें हैं। और बामनवास विधायक इंदिरा मीना जो हैं, आज वो पंचायत समिति में उन्होंने बैठक भी ली थी बामनवास में, और बामनवास के दौरे पर भी रही। क्या कुछ सौगातें बामनवास को मिली, कौन से वादे ऐसे थे जो उन्होंने आज पूरे किए हैं, तो उस बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और इसके अलावा एक खबर और है जो ट्रेंड कर रही है बहुत ज़्यादा, आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती है उसको लेकर के जो लफड़ा चल रहा है, उसको लेकर के जो गड़बड़ है, क्यों वो खबर इतना ट्रेंड कर रही है, क्यों ट्विटर जो है इतना ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर के एक्सपर्ट आज मेरे साथ होंगे जो बताएंगे कि आखिर उस भर्ती में गड़बड़ क्या हुआ था और अब आगे सरकार उसको लेकर के क्या कदम उठाएगी। तो फटाफट आप जुड़ें और शेयर करें। क्षेत्र की तमाम जो छोटी बड़ी खबरें हैं हमारे एरिया की, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है ना, वो तमाम अपडेट दूंगा। सर्दी ज़्यादा है सर, और इसी वजह से मैंने फैसला किया था कि इसे घर से ही मैं आज लाइव करूँगा, बजाय नेहरू गार्डन के। वहाँ बैठे बैठे सर फिर ओस जम जाती है मेरे ऊपर, है ना। आप लोग तो आराम से अपने घरों में बैठ करके देखते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये फैसला लिया कि आज हम घर से ही करेंगे इसको। तो फटाफट जुड़े। हाँ अब ठीक है, क्योंकि पहले बहुत कम लोग जुड़ पा रहे थे और शेयर भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए दीपक जी जुड़ गए, मान सिंह जी हैं, राम राम भाई, लक्ष्मीकांत गौतम, राम राम सर, और सूरज कुमार जौनवाल, देशराज प्रजापत, सद्भाव आर्य जी, धन्यवाद सद्भाव सर। और आप लगातार हमारी खबरें देखते हैं। पंडित राजीव कृष्ण शास्त्री, राधे राधे भाई, बुद्धराम गुर्जर जी हैं, राजेंद्र सैनी, ताल वृक्ष, हाँ ताल वृक्ष का भी एक मैटर है मुझे मालूम है, शमशान घाट वाला आपका, है ना, इसको लेकर के भी करेंगे। धीरज जी हैं, बिल्कुल धन्यवाद सर। हाँ यहाँ से ठीक है, मुझे मालूम है सर, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, जाकिर हुसैन, इसलिए आपको बोल रहा था प्लीज़ टेक केयर। नहीं मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, सही हूँ, आप बेफिक्र रहें। और बस सर्दी की वजह से मैंने फैसला किया कि खबरें तो आपको देनी थी, तो घर से दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल राकेश जी, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कितनी जो है आवंटित की है ज़मीन। टू मच कोल्ड इन जीजीसी, अरे सर सब जगह ही खूब पड़ रही है अब तो, बिल्कुल बिल्कुल सर्दी। हाँ चलिए, अब अच्छे खासे लोग जुड़ गए हैं और ठीक है राजेंद्र सैनी जी। तो अब शुरू करते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें, हर छोटी बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार की या बड़े लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की कोई खबर नहीं है, केवल बात शुरू करते हैं राज्य सरकार की खबरों से। राज्य स्तर की क्या बड़ी खबरें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो आखिर में रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिए हैं और जिला मुख्यालय पर वो पहुंचा दिए गए हैं। वहां से अब अभ्यर्थी जो हैं अपना रीट का जो प्रमाण पत्र है उसको ले सकते हैं। 11 लाख अभ्यर्थी जो है टकटकी लगा करके देख भी रहे थे, और नई भर्ती पर जो है उसको लेकर के भी 10 जनवरी से आवेदन लेना चालू कर दिया था। लेकिन जब प्रमाण पत्र ही नहीं आए तो आवेदन कैसे भरें। रीट के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 11 लाख के लगभग ऐसे विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जिनको इंतज़ार था। तो जिला मुख्यालय पर रीट के प्रमाण पत्र पहुंच चुके हैं और सरकार ने एक अच्छा काम और किया है, यदि कोई अभ्यर्थी वहां लाने में असमर्थ है तो परिजन भी जा करके वो प्रमाण पत्र अब ले सकते हैं। ये एक अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। तो रीट के जो हैं 11 लाख अभ्यर्थी वो इंतजार कर रहे थे और 32,000 शिक्षकों के पदों पर बहुत जल्दी भर्ती हो जाएगी, लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरीज बना करके। सुबह 10:30 बजे से और शाम 3:30 बजे तक विद्यार्थी मित्र केंद्र जो बनाए गए हैं जिला लेवल पर, वहां जा करके आप अपना जो प्रमाण पत्र है वो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, शेयर भी आप लगातार करते चलें। राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित कृषि बजट, यस, पिछले बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री गहलोत ने कि अब किसानों के लिए अलग से बजट होगा, यानी किसानों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनका जितना भी पैसा है, अनुदान है, वो सब अब अलग से बजट में पेश किया जाएगा, यानी होगा कृषि बजट अलग से पेश। किसानों को मिलने वाली है सौगातें, इसको चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। वो इसलिए कि 2023 में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होंगे और गहलोत की नज़र कहीं ना कहीं अभी से इन चुनावों पर है, ताकि किसान पक्ष जो वर्ग है उसको अपने पक्ष में रखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये सौगात कही जा सकती है किसानों के लिए कि अब उनका कृषि बजट अलग से पेश होगा फरवरी के अंतिम सप्ताह में। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये बजट हो जाएगा पेश, और देखते हैं, अभी सलाह चल रही है और बैठक होगी। बैठक के बाद में क्या निर्णय लिया जाता है। यूनियन बजट जो है वो 1 फरवरी को या 2 फरवरी को आ जाएगा।
उसके बाद में राज्य का बजट आएगा और फिर कृषि बजट अलग से पेश करेगी पहली बार राजस्थान सरकार। और सलाहकार समिति की बैठक होने के बाद ये तय किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर है मूक बधिर के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई थी अलवर में, उसको लेकर के लगातार चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं और आज मीडिया ने किया है इसको लेकर के बड़ा खुलासा। एक बड़े चैनल ने यह खुलासा किया है कि अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी, बल्कि ये हिट एंड रन का केस था। यानी जोमेटो बाइक सवार ने उस बालिका को टक्कर मारी थी और उसके बाद में वो दूर जा कर के गिरी लहूलुहान स्थिति में। इसको लेकर के पुलिस ने सरगर्मी से तलाश भी की और जितने भी लगभग 70 से ज़्यादा जो जोमेटो चालक हैं उनसे पूछताछ की गई और उनमें से एक जोमेटो बाइक चालक जो है उसने इस घटना को कबूल भी किया है, स्वीकार भी किया है, उसने उसको टक्कर मारना स्वीकार भी किया है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक बड़े मीडिया जो हाउस है उसने ये जानकारी दी है कि दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी बल्कि ये हिट एंड रन का केस है। लेकिन पुलिस की पुष्टि होना, पुलिस के बयान आना, अधिकृत बयान आना अभी बाकी है, लेकिन निकल करके ये आया है। और प्रदेश में कोरोना थोड़ा नियंत्रण में है, लगातार जो केस बढ़ रहे थे उनको घटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट जो है यानी ठीक होने की जो दर है वो अब थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ रही है। ये अच्छी बात है। केस जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे पॉजिटिव केस, अब उनमें भी थोड़ा सा कमी आई है, तो एक राहत की खबर ज़रूर कही जा सकती है। और आज की अगर मैं बात करूं तो 9,236 नए मामले आए हैं और 5 मौतें हुई है प्रदेश भर में। अगर टोटल एक्टिव केसों की बात की जाए तो 66,000 से ज़्यादा ये केस अब हो चुके हैं। रामचरण जी कह रहे हैं अब चेंज कैसे हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएंगी सर। अलवर वाले कांड में पहले पुलिस ने क्या कहा, फिर मेडिकल टीम ने क्या कहा। शुरू में पुलिस ने कहा कि बिल्कुल दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद में फिर डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि साहब दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई है। एसपी तेजस्वी गौतम का भी बयान आया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। हालांकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजी है केंद्र सरकार को। सीबीआई जांच होगी इस मामले में या नहीं होगी ये आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो खुलासा हुआ है वो भी चौंकाने वाला खुलासा है सर, जो मीडिया ने किया है कि जब किसी भी तरीके से रैप की पुष्टि नहीं हो रही है तो फिर प्रथम दृष्टया ये कैसे माना गया। दूसरी बात कि अब ये नई थ्योरी निकल करके कैसे आई है कि ये हिट एंड रन का केस था। तो बिल्कुल देखते हैं, प्रतीक्षा इंतजार तो करेंगे हम भी, आधिकारिक बयान क्या आता है पुलिस का। और बात करते हैं अगली खबर की प्रदेश की। तो पीएचईडी में और अलग अलग 3 विभागों में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया बेरोजगारों को और 1092 जेईएन यानी कनिष्ठ अभियंताओं के पद निकाले हैं। ये 3 विभागों में निकाले हैं, ये ध्यान रखना। 3 विभाग जो हैं पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और स्वायत्त शासन विभाग, इनमें ये भर्ती की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में जो डिग्रीधारी हैं उनके 422 पद हैं, जबकि जो डिप्लोमाधारी हैं उनके 66 हैं। इसी तरह जलदाय विभाग जो है पीएचईडी, इसमें भी जो डिग्रीधारी हैं उनके 204 हैं और जो डिप्लोमाधारी हैं उनके 101 पद रहेंगे। और स्वायत्त शासन विभाग है तो 145 डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी जो हैं वो 36 पद हैं। तो कुल मिलाकर के 1092 पद निकाले गए हैं। जल्द ही इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में फिर लगभग 1092 बेरोजगारों को तो रोजगार मिल ही जाएगा। यह 32,000 को भी जल्दी मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव प्रभारी मंत्री भी हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, अपने आप को होम आइसोलेट किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी फ़ोन करके उनसे कुशल क्षेम पूछी है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रामचरण जी कह रहे हैं सपोटरा में भी रैप हुआ है लेकिन आरोपी का पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। सर देखिए, सपोटरा से या उस जगह से ज़्यादातर खबरें हमारे पास में नहीं आ पाती है और मुझे बड़े अफसोस की बात है सर कि वहाँ कोई लोकल मीडिया इतना सक्रिय है भी नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है आपके आसपास या आपके क्षेत्र में तो प्लीज़ आप भी हमें सूचना दे सकते हैं। जब हमारे पास सूचना ही नहीं होगी तो फिर तथ्यों की जानकारी हम लेंगे कैसे सर, जानकारी जुटाएंगे कैसे। तो सपोटरा है या करौली है या बामनवास है, वहाँ या आपके आसपास जहाँ भी आपको लगता है कि कोई घटना ऐसी घटित हुई है तो बेझिझक आप हमें उसके बारे में सूचना दें, इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन पुख्ता होनी चाहिए जानकारी। तो बिल्कुल हम जानकारी ज़रूर जुटाएंगे इस बारे में भी। तो ये है।
और आज से मुख्यमंत्री गहलोत ने करी है एक बड़ी योजना लॉन्च तो पहले ही कर दी थी, बजट में ही घोषणा कर दी थी, लेकिन उसका शुभारंभ आज से हो गया। और वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, यानी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को। लेकिन इसमें भी कैटेगरीज बनाई गई हैं, लॉटरी के माध्यम से या कुछ इस तरीके से निकाले गए हैं। साल भर में 10,000 को देना है और 1,03,000 से ज़्यादा आवेदन पहुँचे हैं। इनमें भी 1,000 अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो ये है साहब कि कोचिंग करने के लिए जो राजस्थान सरकार है वो अब आपको पैसा देगी, यानी अभ्यर्थियों को पैसा देगी। इस बारे में मैं डिटेल में पूरी जानकारी अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे अगले प्रोग्राम में मैं पूरी जानकारी इस बारे में ज़रूर दूंगा आपको। शेयर आप करते रहें। अब बात करते हैं स्कूलों की। लगातार आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि साहब स्कूल बंद हैं, कोचिंग भी बंद होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो देखो कॉलेज और कोचिंग तो चालू हैं 50% क्षमता के साथ में, और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है कि दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। जयसिंह मीना जी कह रहे हैं मेरे फ़ोन नंबर तो मेरी लाइव में हमेशा रहते हैं सर, वहाँ से ले लें आप, ठीक है। रही बात स्कूलों की, तो स्कूलों को लेकर के तो देखो जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी ये कहा है कि स्कूलों को बंद करना कोई बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है राज्य सरकार का। स्कूलों को बंद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हालांकि मौसम के हिसाब से देखा जाए तो चलो सर्दी बीच में किसी ने फ़ोन कर दिया था और इस वजह से लाइव कट गया था, मैं माफ़ी चाहता हूं सर। और मैं बार बार अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कम से कम 8:30 बजे बाद में तो कोई कॉल ना करे। लेकिन क्या करें सर, लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, और लाइव फिर है ना कट हो जाती है सर, उसके पार्ट बन जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। खैर अब वापस उतने ही लोगों को शेयर करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी समस्या आ जाती है कई बार। लेकिन प्लीज़ कोई भी कॉल नहीं करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और फटाफट जुड़ें सर और शेयर करें। किसी दर्शक की वजह से ये गफलत हो जाती है कई बार। क्यों सर, दोबारा से बोला चलो ठीक है, चलिए। तो कई बार हो जाती है सर टेंशन, तो आप प्लीज़ इस समय कॉल ना करें। आपको पता है 400 से ज़्यादा लोग थे उस समय और लोग लाइव से जुड़े हुए थे। खैर वापस आ जाएं जितने भी हमारे दर्शक हैं। अभी तो राज्य स्तर की खबरें मैं बता रहा हूँ, फिर आपको हमारे क्षेत्र की जो खबरें हैं, सवाई माधोपुर है, करौली है, वहाँ की खबरें भी आपको बताऊँगा। तो फटाफट आप जुड़ें और शेयर करें। चलिए, तो मैं जो इशू था वो बता रहा था आपको विद्यालय बंद होने का। सर हकीकत बात तो ये है कि विद्यालय बंद होने से बहुत सारी समस्याएं तो उन लोगों को आ रही है जिनका पिछली साल भी बहुत बुरा निकला। यानी निजी विद्यालयों में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी झेलनी पड़ी है। जैसे तैसे करके ये स्कूल खुले थे सर, बच्चे वापस स्कूल जाने लगे थे और आपने फिर से सारे स्कूल बंद कर दिए। गाँवों में क्यों चालू है? नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में तो आपने बंद कर दिए। यहाँ कोरोना ज़्यादा लगता है। कोरोना भी गांव और शहर देख करके आ रहा है क्या? अब तो केसेस गांव में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे तो वहाँ भी इफेक्टिव हो रहे हैं 18 साल से कम आयु के। तो फिर ये इस फैसले का मतलब औचित्य क्या था? इस डिसीजन का मतलब क्या निकला? आपने क्यों इस तरह का फैसला लिया जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? 90% पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ। 17 तारीख से जो आप प्रैक्टिकल लेने वाले थे आपने वो भी पोस्टपोन कर दिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं सर, बोर्ड के एग्जाम तो हम 3 मार्च से लेंगे। पढ़ाओगे नहीं तो एग्जाम कैसे लोगे इनकी? प्रैक्टिकल भी लिए जा सकते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप निश्चित छात्र संख्या के साथ में और रोल नंबर के साथ में ऑब्जर्वर लगाते हैं, प्रैक्टिस लेने वाले अलग टीचर आते हैं, वो ले लेते हैं। कम से कम 10th और 12th की जो कक्षाएं हैं वो आप जारी रख सकते थे, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती। लेकिन पता नहीं क्यों ये डिसीजन आपने लिया है। इसी तरह के डिसीजन को लेकर के एक डिसीजन और था, शादी ब्याहों में संख्या आप सीमित कर दी 50। पता है इसको लेकर के कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा? शादियों में आपने जो संख्या 50 की है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर बहुत सीधा सीधा असर पड़ेगा। कल टेंट व्यवसायियों ने, इवेंट से जुड़े हुए डीजे वाले जो हैं, साउंड वाले जो हैं, घुड़ी वाले हैं, बैंड बाजे वाले हैं, इन्होंने सब ने मिलकर के और सीएस को ज्ञापन दिया है, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। और उनका ये कहना था कि साहब लगभग 35,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो इससे प्रभावित होगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पिछले 2-3 साल से तो आप देखिए कि कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। इवेंट से रिलेटेड है, शादी ब्याहों से रिलेटेड है, सब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमेशा शर्तें रहती हैं। 100 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया सीएस को और ये कहा कि सर प्लीज़ आप इसको लेकर के संवेदनशील रवैया अपनाएं और कम से कम इस तादाद को बढ़ाया जाए।
उसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई शादियों में वही लोग जाएंगे जिनके दोनों डोज लग चुकी है। दूसरी बात, स्पेस के हिसाब से आप संख्या निश्चित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मान लीजिए किसी मैरिज हॉल की संख्या इतनी, स्पेस इतना है कि वहाँ 200 नहीं 500 आदमी समा जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। तो वहाँ इस तरीके के रूल लागू करना ये कहीं ना कहीं न्यायोचित भी नहीं है। तो इसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। उम्मीद ये करते हैं स्कूलों को लेकर के और इवेंट से रिलेटेड जो संख्याएं हैं, शादियों में जो संख्या है, इसको लेकर के सरकार कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेगी और जल्दी करेगी, ताकि इसका समाधान हो सके और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्कुल बहुत जल्दी एनटीपीसी को लेकर के भी डिबेट हम शुरू करने वाला है, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी पूरी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको देंगे सर। लेकिन शेयर आप करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं। तो जुआ और सट्टे के खिलाफ हिंडौन पुलिस लगातार इन दिनों कार्रवाई भी कर रही है, और जो नए एसपी आए हैं इंदौलिया वो भी सक्रिय हैं। इसको लेकर के हिंडौन पुलिस ने लगातार पिछले 3-4 दिन से, तो हम भी खबरें आपको बता रहे हैं कि हिंडौन पुलिस लगातार सटोरियों के खिलाफ है, जुए का जो कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर के डीएसपी किशोरी लाल के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 17,280 रुपये की राशि भी बरामद की है। यानी सटोरियों के खिलाफ चला रखा है बड़ा अभियान जिला पुलिस करौली ने। कोहरे में लिपटा क्षेत्र, ये तो हर जगह की खबर है सर। अब सिर्फ कोहरा नजर आता है, सूर्य भगवान के तो दर्शन होते ही नहीं है, ठीक है ना। शाम को 3-4 बजे हल्की सी धूप जरूर नजर आती है और इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। करौली क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कोहरे के आगोश में लिपटा रहा पूरा जिला, और विजिबिलिटी रही 5 मीटर। आप देखिए ये विजिबिलिटी रही है आज करौली क्षेत्र में। और सुबह का जो पारा था वो लगभग 2.5 डिग्री रहा है सर। तापमान इतना तेजी से गिरा है, और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी लगभग 4 से 5 दिन तो आपको ये सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। और 21 तारीख से बारिश की संभावना भी जताई है, यानी फिर से हल्के मध्यम गति की जो बारिश है वो होगी, तो सर्दी फिर बढ़ेगी, ठीक है। और आपको पता है, हाँ विक्रम जी कह रहे हैं बजरी कब चालू होगी, चलो जल्दी करवा देंगे सर। धीरे धीरे सरकार के समझ में तो आ रही है। देवली में शुरू हो गई, राजसमंद में शुरू हो गई है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी थी। उम्मीद ये करते हैं सवाई माधोपुर में भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को दी लोगों ने विदाई, कर्मचारियों ने विदाई दी, जनप्रतिनिधियों ने विदाई दी। उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, और मैं हमेशा से अपनी खबरों में भी ये बताता था कि करौली बड़ा भाग्यशाली जिला है सर, जहां दोनों युवाओं के हाथों में कमान थी पूरे जिले की। एसपी मृदुल कछावा और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग। पहले गए एसपी मृदुल कछावा प्रमोशन पर, और उसके बाद अब जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का भी तबादला हो गया है। और नए जो जिला कलेक्टर हैं राजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, अधिकारियों की बैठक भी ली है। तो कुल मिलाकर के हम भी जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को बधाई देते हैं। उनके आगे आने वाले, शायद उनका ट्रांसफर अब चूरू हुआ है, चूरू उनको लगा दिया गया है। तो नए जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी पदभार करौली में संभाल लिया है। ये करौली की खबरें थी। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो हमारे ज़िले से सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बामनवास में भी बढ़ा है कोरोना का प्रकोप और कोरोना का दायरा। बामनवास थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा सहित 5 पुलिसकर्मी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। लगातार अब सरकारी कर्मचारी जो हैं और फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं वो भी इसकी जद में आते जा रहे हैं, और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद हो, जेईएन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हो या बैंक हो, कर्मचारी लगातार इसकी जद में आते जा रहे हैं। और फिर वही बात है कि जब एक कर्मचारी आ गया तो फिर 72 घंटे के लिए उस कार्यालय को आपको बंद करना पड़ेगा। नगर परिषद गंगापुर की आप देख लीजिए, 9 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ज़रूर आजकल में वो खुल गया, वरना काफ़ी दिन से छुट्टियां चल रही थी, अनवांटेड छुट्टियां थी साहब। नियम है, अगर कोई पॉजिटिव आया है कर्मचारी तो उसको बंद रखना पड़ेगा उस ऑफिस को। तो बामनवास में आज कुल 21 केस आए हैं बामनवास में। और एक्टिव केसों की अगर मैं बात करूं तो बामनवास उपखंड में इस समय 100 से पार हो चुके हैं एक्टिव केस। बामनवास उपखंड के बारे में ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर, बामनवास और बौली विधायक इंदिरा मीणा लगातार फील्ड में एक्टिव रहती भी हैं। और कल मेरा विचार था उनको लाइव ले लेंगे, लेकिन कल वो जयपुर निकल गई थी और आज वो सुबह आ गई। उसके बाद वो बामनवास के दौरे पर रही, पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और शानदार एक सौगात दी जो डिमांड पब्लिक ने बहुत टाइम से उनसे कर रखी थी। उन्होंने गौशाला की सौगात दे दी है बामनवास को। बड़ी गौशाला का निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जगह चिन्हित कर ली गई है, ठीक है। तो ये सौगात बहुत अच्छी मिली। दूसरी बात
कि रेलवे का काम इन दिनों चल रहा है दौसा गंगापुर रेल लाइन का, और चाहे पिपलाई का मुद्दा हो, चाहे अंडरपास हैं कुछ एक आध गाँवों के बीच में, उनके भी कुछ मैटर आए थे कि साहब रेलवे वाले जो हैं लीपापोती कर रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे हैं। पिपलाई का जो मैटर है वो मैं भी खुद आपको लाइव दिखा चुका हूँ, कई बार उसको बता चुका हूँ कि ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है पिपलाई में, और उसकी जद में जितने भी मकान हैं, दुकान हैं, रेलवे उनको तोड़ने का काम कर रहा है, जबकि उन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ये मामला अभी भी फंसा हुआ है, और कलेक्टर ने भी ये आदेश दिए थे, जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने पहले, कि अभी स्थिति यथावत रखी जाए जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला इसमें नहीं हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। और आज इसको लेकर के विधायक इंदिरा मीणा से भी लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने भी अधिकारियों से बात करके कहा है कि नहीं, अभी स्थिति को यथावत रखा जाए, जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम बंद रखे। उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इसमें संवेदनशील रवैया अपनाएंगे, और आप इस तरह मनमानी नहीं कर सकते हैं जब तक फैसला नहीं आता। ये नहीं कि साहब एक तरफा आप कार्रवाई करते चले जाएं, लोगों के मकान तोड़ दें, उनकी दुकान तोड़ दें, जबकि आपने अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया है। कम से कम उनकी सुने तो सही, आप उनकी सुने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायोचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो उन्हें दें। इस सर्दी में अपने आशियाने छोड़ करके वो लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ से जो वीडियो और फोटो मेरे पास भेजे ना सर बहुत सारे लोगों ने, वो बड़े चौंकाने वाले और मार्मिक है सर। उनके मकान टूट रहे हैं, उनकी दुकानें टूट रही हैं, उनके सर से छत छीनी जा रही है, और इस सर्दी के सितम में जबकि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी वो लोग परेशान हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, और मैं उम्मीद करता हूं वामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी से कि वो इसको लेकर के गंभीरता दिखाएंगी और बिल्कुल इसको फीडबैक लेती रहेंगी इस बारे में, ताकि अब रेलवे वाले जो हैं वो अपनी मनमानी नहीं करें जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए तब तक। तो ये है। और नवनियुक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, जी हाँ, फ्रेशर्स हैं, 2014 बैच के हैं, इससे पहले किशनगढ़ थे, और काफ़ी लंबे समय बाद में सवाई माधोपुर को युवा कलेक्टर मिले हैं आते ही, और एक्शन में भी नज़र आए, और राजकीय चिकित्सालय का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ में बैठक की है, जो योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई है। वहीं पूर्व जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन को भी लोगों ने विदाई दी। शानदार कार्यकाल रहा उनका, और वो भी बहुत एक्टिव पर्सन थे सर। सबसे बड़ी बात ये थी कि गंभीर बहुत थे मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के। तो बिल्कुल उनका कार्यकाल भी शानदार रहा, और उम्मीद ये करते हैं कि सुरेश जी युवा हैं और अच्छी सोच के साथ में, शानदार विजन के साथ में काम करेंगे ज़िले में, और शायद कल परसों में वो गंगापुर का दौरा भी करेंगे, तो उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल लाइव दिखाएगा, उनका इंटरव्यू भी लेंगे, मुलाकात ज़रूर करेंगे, क्या कुछ उनकी सोच है और क्या कुछ वो ज़िले के लिए अब करने वाले हैं, किन चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा। और 59वें जिला कलेक्टर हैं, ये भी एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, सवाई माधोपुर जिले के 59वें जिला कलेक्टर हैं सुरेश कुमार ओला। रवाजना चौड़ सीएससी को आज मिली है 108 एम्बुलेंस की सौगात। विधायक अशोक बैरवा ने हरी झंडी दिखा करके और ये सौगात दी है, और इससे पांचोलास, खिजूरी, रवाजना डूंगर, मुई और कुस्तला के लोगों को सीधा सीधा फायदा होगा। यानी अब मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समय पर मिलेगा इलाज अगर समय पर आई एम्बुलेंस। क्यों कि एम्बुलेंस है साहब, विधायक हरी झंडी तो दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद में इन एम्बुलेंसों का क्या होता है ये खुद विधायकों को भी नहीं पता। पीलोदा की एम्बुलेंस आज भी उद्घाटन के इंतजार में खड़ी है, तो यही कंडीशन खंडीप में चल रही है। बाटोदा में ड्राइवर की कमी के चलते नई एम्बुलेंस जंग खाने को मजबूर है। विधायकों को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि सिर्फ फीते काटने से कुछ नहीं होगा, उनकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। कितनी चीज़ें अस्तित्व में हैं और कितनी चीज़ें अस्तित्व खोती जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे। और बौली में संक्रमण की दर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट है, और अब एक अच्छी योजना वहाँ शुरू कर दी है चिकित्सा विभाग ने, डॉक्टर ऑन डोर। यानी हर सप्ताह अब वहाँ विशेषज्ञों की एक टीम आया करेगी और जांच किया करेगी और मरीजों को देखा करेगी। तो शानदार सुविधा मिल जाएगी बौली के लोगों को, कम से कम कि विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो अब बौली में आएंगे और इलाज करेंगे लोगों का। जिले में आज अगर कोरोना की बात की जाए तो आज 234 नए केस आए हैं सवाई माधोपुर जिले में, और सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बामनवास में ज़्यादा रोगी आए हैं। 18 साल तक के 29 युवा भी इस समय संक्रमित हैं, और एसपी सुनील कुमार बिश्नोई और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है।
और गंगापुर सिटी के एडीजे और उनकी जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े न्यायिक अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि बीमारी सिर्फ जिस्म देखती है, पद नहीं देखती है। तो बिल्कुल बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि इस बार सिचुएशन जो है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ रहा, किसी को ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। मौतों का आंकड़ा भी बहुत कम है, लोग 3 से 4 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और बचाव सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है और वो है मास्क। और सबसे बड़ी बात कि बेवजह आप घरों से बाहर ना निकलें। और अब तो सर्दी भी ज़्यादा है, कोशिश ये करें कि घरों में रहें। पर हाँ, 2 जून की रोटी कमाने के लिए तो निकलना पड़ता है, तो वहाँ अपनी सुरक्षा आप ज़रूर करें। और जिले में सर्दी का सितम जारी है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की ठुठरन और गलन बढ़ती जा रही है। वातावरण में गलन बहुत है सर, ठीक है, शीतलहर का प्रकोप है और अभी ये रहेगा। फसलों पर पाला पड़ने का डर भी है, किसानों को ये चिंता सता रही है। एक तरफ जहाँ बारिश ने अमृत का काम किया है, वहीं ये जो सर्दी है ना और धूप नहीं पड़ी है, तो फिर इससे जो सरसों की फसल है उसमें पाले का प्रकोप नज़र आ सकता है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय किसानों के लिए ज़रूर है। सुबह का पारा 3 डिग्री तो दिन का तापमान 12 डिग्री रहा सवाई माधोपुर जिले में। विजिबिलिटी रही 10 मीटर, यानी देखने की जो क्षमता थी कोहरे के कारण वो सिर्फ 10 मीटर रही। इसने वाहनों की रफ्तार थामी है और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जो लोग सुबह उठ करके नहा धो करके ऑफिस चले जाते थे, अब वो 12 बजे तक भी रजाई नहीं छोड़ते। ये मजबूरी है और सर्दी का सितम है। अभिनेता अक्षय कुमार 3 दिन से रणथंभौर के भ्रमण पर थे। उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे उनके साथ थे। अपनी शादी की 21वीं सालगिरह मनाने के लिए वो रणथंभौर आए थे। कल बाघों की अठखेलियाँ उन्होंने देखी हैं और आज वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। हालांकि ज़्यादा मीडिया में उनकी खबरें आई नहीं, ठीक है। आज और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। लेकिन गंगापुर सिटी की मैं जो खबरें दूँ उससे पहले मैं आज का जो मुद्दा है उसको लेकर के आपके साथ और एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आरआरबी, एनटीपीसी। तो फटाफट आप शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें कि अब हम करेंगे मुद्दे की बात कि आखिर ये मामला है क्या और स्टूडेंटों के माथे पर पसीने क्यों आ रहे हैं, चिंता की लकीरें क्यों हैं, आखिर सरकार से गलती हुई कहाँ है और अब उस गलती को कितना सुधारा जा सकता है। अगर इस गलती को नहीं सुधारा जाएगा तो अब असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है और कितनी असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल आप फटाफट शेयर करिए सर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। इसको लेकर के मेरे साथ हैं आर्यभट्ट कोचिंग के जो निदेशक हैं रविकांत जी, वो मेरे साथ हैं और आज उन्हीं से इस बारे में मैं जानूंगा कि सर इस मामले में क्या हो सकता है और आखिर ये मामला है क्या और स्टूडेंटों के लिए कितनी बड़ी टेंशन की ये बात है और सरकार अब इसको लेकर के क्या कदम उठा सकती है। गलती हुई है तो हुई कहाँ है, ठीक है। चलिए तो इनवाइट करूँगा सर, आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। और एनटीपीसी का जो मामला है या आरआरबी का जो मामला है, पहले तो ये बताइए आप स्टूडेंटों को कि इसको लेकर के गलतफहमी हुई कहाँ और गड़बड़ क्या है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन्होंने एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पूरा मुद्दा ये है, ये एनटीपीसी का मामला कि सन 2018 के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उसकी कट ऑफ के लिए। तो उस समय हो हा हुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था जी। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक वैकेंसी घोषणा कर दी, 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी के लिए और 35,000 प्लस वैकेंसी एनटीपीसी के लिए। 2019 में ये घोषणा हुई, उसके बाद में लॉकडाउन आ गया था, कोरोना आ गया था। उसके बाद में ये भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग होती हुई चली गई। 2020 में ट्विटर पे टेंड वगैरह करवाया गया तो उससे फिर एग्ज़ाम की डेट 28 दिसंबर 2020 को ये परीक्षा प्रारंभ हुई और अंततः फिर बीच में कोरोना आ गया। उसके बाद जुलाई अगस्त के आसपास ये एग्ज़ाम खत्म भी हो गई। ठीक है, 2021 में 21 में, ठीक है। 19 में वैकेंसी आई, 20 में एग्जाम स्टार्ट हुई, 20 में शुरुआत कर दी थी एग्जाम। हाँ, मतलब लास्ट में 28 तारीख को ही शुरुआत हुआ दिसंबर में। और उसके बाद में 2021 के लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ये एग्ज़ाम के सभी चरण कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर से ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया और ट्विटर पर ट्रेंड करवा करके रिजल्ट का अनाउंसमेंट कि भाई रिजल्ट आ जाए। पहले तो एग्ज़ाम करवाने के लिए हो हल्ला हुआ, उसके बाद में रिजल्ट लाने के लिए हो हल्ला हुआ, अंततः बोर्ड ने रिजल्ट भी निकाला।
अब यहाँ गफलत की बात ये है कि रिजल्ट जो निकाला गया था तो बोर्ड ने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे। अब बोर्ड ने कोई गलती भी नहीं की है, रिजल्ट तो 20 गुना ही दिया है। ठीक है। ये बात भी सही है, लेकिन उसने किया क्या कि जो रिजल्ट मेंस में आता था वो रिजल्ट पीटी में दे दिया। अच्छा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट को 3-3 पोस्ट पर पास कर दिया, 4-4 पोस्ट पर पास कर दिया, 5-5 पोस्ट पर पास कर दिया, कई स्टूडेंट को सभी 6 पोस्टों पे पास कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट तो एक है लेकिन उसकी काउंटिंग 6 टाइम हो गई, 6 बार हो गई। 6 बार हो गई। ठीक है। अब बच्चे रहे कितने पे? जो बच्चे 35,000 पोस्ट हैं तो उसमें अगर 20 गुना करेंगे तो लगभग 7 लाख अभ्यर्थी होने चाहिए। तो वो 7 लाख की बजाय लगभग 2-2.5 लाख ही रह गए हैं। अच्छा। मतलब अगर आप काउंटिंग करेंगे, स्टूडेंट की काउंटिंग करेंगे तो 2-2.5 लाख रह गए हैं। अगर आप रोल नंबर की काउंटिंग करेंगे तो 7 लाख हो गए हैं। ठीक है। यानी बोर्ड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हमने ये कहा था कि हम तो 20 गुना रिजल्ट देंगे। अब उसने क्या किया, पोस्ट वाइज उसको रिजल्ट को दे दिया। ठीक है। यानी जितनी पोस्ट उसका 20 गुना कर दिया। अब उतनी कट ऑफ में चाहे वो लड़का 4 पोस्टों में पास हो, 5 में पास हो या 1 में हो या 3 में हो, जितनी भी पोस्टों में वो पास होगा उतना ही उसमें रिजल्ट उसमें दे दिया। अब ऐसे वो 20 गुना तो हो गया, मतलब रोल नंबर तो 20 गुना हो गए, स्टूडेंट तो एक ही रहा ना। हाँ, अब स्टूडेंट अंततः तो एक ही रहेगा ना। तो इस प्रकार से 2 लाख या 2.5 लाख, 2 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली अभ्यर्थी पास हुए हैं। बाकी रोल नंबर के अकॉर्डिंग टोटल अभ्यर्थी हुए हैं 7 लाख। अब इसमें गफलत यह है कि जो स्टूडेंट है वो डिमांड कर रहा है, स्टूडेंट और टीचर जितने भी हैं वो सभी डिमांड कर रहे हैं कि आप इस रिजल्ट को 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, अच्छा, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, मतलब एक स्टूडेंट का नंबर आप एक ही बार काउंट करें और इस प्रकार आप 7 लाख अभ्यर्थियों को पास करें। ठीक है। अब उसके लिए पिछले 2-3 दिन से ये अभियान चल रहा था। आज सुबह 11 बजे से ट्विटर पे इसका कैंपेन भी चलाया गया। ठीक है। तो लगभग ये ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में भी रहा है। इसमें लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट भी किए गए हैं। मतलब मुद्दा बड़ा तो है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लोग फिजिकली रूप से भी, मतलब ज़मीनी स्तर पे भी आंदोलन है और सोशल मीडिया पे भी आंदोलन है, सभी चैनल्स पे भी इसका चल रहा है। अब उसके बदौलत फिर रेलवे ने अपना क्लियरिफिकेशन डाल दिया है दोबारा से, और उसने ये डाला है कि मैंने जो रिजल्ट दिए हैं वो तो 20 गुना ही दिए हैं और ये बात मैंने पहले ही कह दी थी। पैराग्राफ नंबर 16.2 के अंदर मैंने ये बात पहले ही कह दी थी। तो ये बोर्ड में और स्टूडेंट में थोड़ा सा गलतफहमी है। हाँ, गलतफहमी तो क्या, मतलब अब बोर्ड दोनों शायद अपनी अपनी जगह ठीक भी हैं, हाँ, लेकिन टेक्निकल अगर देखा जाए तो गड़बड़ है ये। अब ऐसा कभी नहीं होता है वैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि पोस्ट पहली बार ये हुआ है। जैसे मान लो अपन यूपीएससी की भी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो पीटी के अंदर तो क्या है, कॉमन रिजल्ट आता है। फिर मेंस में जो ये छटनी जिस प्रकार अब की है, छटनी तो होती है, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि छटनी नहीं होती थी, लेकिन वो मेंस में होती थी, पीटी के अंदर नहीं होती थी। अब ये पीटी के अंदर जो छटनी हुई है ये थोड़ी गलत हुई है, तो इसको आपने कॉमन रिजल्ट जो है देना चाहिए था और बाद में ये छटनी मेंस के लिए आपको इस प्रकार की करनी चाहिए। तो और ऐसा हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं पहली बार ही हुआ है, सभी भर्तियों में लगभग कॉमन रिजल्ट के बाद में ही। नहीं, अब इससे कितने सारे स्टूडेंट जो प्रभावित होंगे? अब इससे आप सीधा लगा लो, मान लो 2 लाख लड़के पास हुए हैं तो 5 लाख तो प्रभावित ही है ना। अब इससे कट ऑफ क्या है, स्वाभाविक है। अब ये जो कट ऑफ इस समय गई भी है, ये मेंस की कट ऑफ गई है, ये प्री की कट ऑफ नहीं है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि हर बोर्ड से किसी से भी आप बोर्ड को उठाएंगे तो किसी में 70 है, किसी में 72 है, किसी में 85 है, किसी में 87 है। तो ये पूरी कट ऑफ अब खराब हो गई। इससे क्या होगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना वो समाप्त हो गया। भाई स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो तो चलो ठीक है, पास में भी आ जाएगा, ये होना भी चाहिए, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसके मार्क एवरेज लेवल पे जो लड़का चलता है, वो एवरेज स्टूडेंट पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि वो जिसकी हाई कट ऑफ जा रही है वो 6 पोस्टों को कवर कर रहा है। यस, वो अकेला ही 6 पोस्ट कवर हाँ, जो 6 पोस्ट अगर कवर कर रहा है तो वो जो एवरेज स्टूडेंट है उसको तो वो खा गया ना पूरे को। तो अब ये पूरा मामला इस तरीके से वो गड़बड़ हो गया। अब इसको अगर आप रिजल्ट को कॉमन अगर आप देते हैं तो कॉमन रिजल्ट देने से तुम्हें ये स्टूडेंट को भी फायदा हो जाएगा और जो है ठीक भी रहेगा। अब कर सकता है बोर्ड ऐसा?
रिवाइज रिजल्ट अब दे तो सकता है, वैसे अगर बोर्ड चाहे तो कर ही सकता है, लेकिन अब वो बार बार जो आपको स्थिति, कोई संभावना ऐसी लगती है क्या कि लगातार जैसे ट्रेंड भी कर रही है, ट्विटर पे 5 मिलियन आप बता रहे हो उससे ज़्यादा हो चुके हैं? अब इसमें दो बातें हैं। अगर अब देखो कोर्ट में हम लोग रिट वगैरह तो अब इसलिए लगा सकते क्योंकि वो बोर्ड ये कहता है कि हमने 16.2 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ पहले अनाउंसमेंट कर दिया था। बट ये है कि अब अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर दबाव में आती है सरकार तो उस हिसाब से ये बदलाव हो सकता है। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे ALP के पेपर में भी एक बार रिजल्ट में ऐसा हुआ था तो उन्होंने रिवाइज रिजल्ट दिया था। तो वो दे सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी 2-3 बार उन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दिया है तो हो सकता है हो। बाकी अब 50-50 चांसेज ही अपन लोग इसमें कह सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा आंदोलन और अपना जोर से चलता रहे या जोर पकड़ता रहेगा तो शायद हो सकता है कि ये दे। और हम तो यही चाहते हैं कि एक बार रिजल्ट रिवाइज करके दे दिया जाए, कॉमन रिजल्ट बना दो, उसके बाद में सेकंड टाइम की जो मेंस होगी तो उसमें आप इस प्रकार का रिजल्ट बनाएंगे, वो तो जरूरी भी है। लेकिन अब आपको एक बार कॉमन रिजल्ट देना चाहिए, इससे स्टूडेंटों को नुकसान कम से कम नहीं हो। चलिए, कुल मिला करके ये है कि स्टूडेंट इस मामले को बहुत बड़े लेवल पर उठा रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको लेकर के कोई ना कोई संवेदनशील फैसला जरूर करेगी। क्योंकि हाँ, टेक्निकल इशू तो है, गड़बड़ तो है, और चाहे स्वीकार करें या ना करें। अच्छा रविकांत जी, फिलहाल कौन कौन सी वैकेंसियाँ और हैं जो आपके नोटिस में है, जो आ रही हैं राजस्थान सरकार के द्वारा भी है? स्टूडेंटों को और बेरोजगारों को कौन कौन सी और नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं? प्रेजेंट टाइम तो जो पुरानी भर्तियां उन्हीं की एग्जाम चल रही हैं। बाकी अच्छा, पटवारी भर्ती जो है उसका भी रिजल्ट शायद नहीं अभी आया तो नहीं है, लेकिन अब बोल तो रहे हैं कि आएगा। आज मैंने भी कहीं मीडिया में अभी देखा था कि बहुत जल्दी ये रिजल्ट सप्ताह भर का नाम ले रहे हैं, बाकी अभी आया नहीं है। तो वो रिजल्ट भी आ पुरानी भर्तियों की अभी तो एग्जाम्स चल रही हैं, नई भर्तियां तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई है नहीं। मेरे ख्याल से अभी तो ज्यादा टाइम तो एक तो रीट में लगेगा, है ना? इनको एडजस्ट भी करेगा और फिर 32,000 जो हैं इनमें भी समय लगेगा। बाकी अभी ग्रुप डी के एग्जाम की बोल तो रहे हैं कि अगर मान लो कोरोना की स्थिति अगर थोड़ी ढंग से रही तो शायद हो सकता है फरवरी में एग्जाम ग्रुप डी वाली स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी कोरोना के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, आपको लगता है पिछले 2 साल से 3 साल से कोरोना की वजह से भी बहुत सारी भर्तियां जो है वो ये पेंडिंग में, ये विशेष रूप से रेलवे की भर्तियां तो सभी पेंडिंग में इसी वजह से चली गई, कोरोना की वजह से काफी भर्तियां पेंडिंग में गई हैं। मतलब ये दोनों भर्तियां तो कोरोना का ही शिकार हो गई। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इन भर्तियों में एक और रहता है एज फैक्टर। क्या ये 2 साल 3 साल जो भर्तियां पेंडिंग बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसा प्रत्येक स्टूडेंट को 2-2 साल एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। ये 2 साल नहीं, बिल्कुल। ये कई जगह से मैंने भी देखा है, सुना है, और मैं भी खुद इस बात को सोचता हूँ कि जब 2 साल हमारे यहाँ बर्बाद हुए हैं तो इन 2 सालों का कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा तो हमको मिलना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनकी 2 साल में भर्तियां नहीं निकल पाई हैं या नहीं हो पाई हैं या वैकेंसीज नहीं आ पाई हैं, लेकिन वो ओवर एज हो गए। वो बेचारे 1 साल ही घट रहे थे, किसी का 2 साल घट रहा था, और अब ये 2 साल की जो मार है ये उनको झेलनी पड़ रही है। तो हर भर्ती में अगर सरकार 2 साल एक्स्ट्रा दे दे तो ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। और शायद बहुत लोग जो हैं वो सर हमारी हेल्प करें NTPC में प्लीज़, कुमार विष्णु जी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया है, और आप ही की नहीं, वो तमाम स्टूडेंट सभी को मिलनी चाहिए। कमलेश प्रजापति जी, RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम, हाँ, तो ये ऐसा है चांस कोई आने वाली है भर्तियां? नहीं, RRB ग्रुप डी की एग्जाम तो होने वाली है ना, लेकिन अगर कोरोना की क्या पोजीशन रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोरोना की स्थिति से, क्योंकि कई स्टेट इस समय बंद है, जैसे दिल्ली है तो वो बंद है, हरियाणा बंद है इस समय, और यूपी में भी शायद कॉलेज मेरे हिसाब से बंद है। तो ऐसे कई स्टेटों में बंद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा बहुत डिले हो। लेकिन अगर स्थिति सामान्य रहेगी तो फरवरी में ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी संभवतया। पूर्ण रूपेण तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन डिपेंड करता है कोरोना की पोजीशन क्या रहती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी के आधार पर आगे की सिचुएशन के आधार पर पता लगेगा, उसी हिसाब से सरकारें लेंगी फैसला। हाँ, और अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। कुल मिलाकर के आप अपनी तैयारियां करते रहें सर। और एक बात और कि इस कैंपेनिंग को आपको अब और भी बड़े लेवल पर चलाना पड़ेगा। NTPC से रिलेटेड जो कैंपेनिंग है इसको और थोड़ा सा मजबूती से आपको उठाना पड़ेगा, तब सरकार के कानों पर शायद कुछ असर पड़े, वरना तो सरकार तो अपना दामन पहले ही बचा चुकी है सर। तो वो चीज़ है। बाकी और वैकेंसीज आएंगी स्टूडेंट से जुड़ी हुई, बेरोजगारों से जुड़ी हुई, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ज़रूर हम आपको समय समय पर पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन NTPC के बारे में तो बताया था सर हेमचंद जी, आप शायद लेट जुड़े हैं। हेमचंद जी लोहरवाल, NTPC के बारे में ही आज हमारा मुद्दा था, और उस बारे में रविकांत जी ने बहुत खुल करके और
अपना जो पक्ष है वो रखा है, और ना सिर्फ अपना बल्कि स्टूडेंट का जो पक्ष है वो रखा है। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है कि सरकार इसको लेकर के क्या संवेदनशील फैसला लेती है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि गड़बड़ तो हुई है, और इस गड़बड़ का खामियाजा लगभग 5 लाख स्टूडेंट अगर भोगते हैं तो ये गलत बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और रविकांत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वापस आते हैं खबरों के मुद्दे पर, और अभी खबरें बाकी है गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से आज ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन अमावरा से खबर जरूर आई है। बामरवास की अमावरा पुलिस चौकी जो है, पुलिस प्रभारी प्रकाश जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान पर सेल्समैन के साथ में एक लूट का मामला था, इसमें फरार चल रहे एक आरोपी धमकू गुजर को गिरफ्तार किया है। और मामले में 2 अन्य आरोपी हरकेश गुजर और सोनू गुजर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये घटना 14 जनवरी की है, जब देर रात मोटरसाइकिल सवार इन तीनों युवकों ने एक सेल्समैन के साथ मारपीट करके और 20,000 रुपये की राशि लूटी थी शराब की दुकान से। तो इसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक मुद्दा और है, और वो है सीवरेज का सैनिक नगर पर। लगातार यहाँ से कमेंट्स हमारे दर्शक हमको करते रहते हैं, सर वाकई में ये कछुए की चाल से चल रहा है ये काम। आज मैंने वहाँ जा करके जो सुपरवाइज़र है उनको पकड़ा है, उनसे पूरी रिपोर्ट ली है, तो उन्होंने कहा कि साहब बारिश की वजह से थोड़ा सा ये काम डिले हो गया था, लेकिन आने वाले 4 दिन के बाद मैं पेच वर्क शुरू कर दूंगा। यानी जो खुदा पड़ा है सैनिक नगर वाला एरिया, उसमें 3 से 4 दिन बाद में पेच वर्क शुरू हो जाएगा और इसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है कि आगे से उन्होंने खोदना जहाँ शुरू किया है सर। आज क्योंकि विधायक महोदय ने मीटिंग लेकर के और ये निर्देश दिए थे कि आप बीच सड़क से जो खुदाई कर रहे हैं इसको बंद करके और साइड में ही सीवरेज डाली जाए। अब इसमें सबसे बड़ा लफड़ा क्या हुआ कि आज जब उन्होंने खुदाई की तो सैनिक नगर पर साइड में जो बड़ा नाला निकल रहा है वो नाला क्षतिग्रस्त हो गया, और उसका पूरा पानी जो है वो उस गड्ढे में भर गया। और अब देखो आप हास्यास्पद स्थिति कि अगर वो साइड में से खुदाई करते हैं तो पूरा तो नाला क्षतिग्रस्त होगा। दूसरी बात, बिजली के पोल जो हैं वो भी अब बीच में आएंगे, जो बड़े बड़े लोहे के खंभे हैं वो भी अब बीच में आएंगे। तो फिर अब इनको कहाँ शिफ्ट करोगे आप? सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से ये काम चल रहा है और इन कामों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, और क्या हर अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से सीवरेज का काम करवाएंगे? 2 साल हो गए, टेक्निकल इश्यूज को कोई समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता है। बस लोग जब हल्ला करते हैं तो फिर जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन पर चाबुक चलाते हैं सीवरेज वालों पर। ऐसे नहीं, इस काम को आपको ऐसे करना है, चाहे वो लाख समझाते रहें लेकिन इनके समझ में नहीं आता। वो फिर जब अपने तरीके से काम करते हैं तो फिर जनता को परेशानी हो रही है, सड़कें जाम हो जाती हैं, जगह जगह से आपने सड़कें खोद दी हैं। अब आप कह रहे हो कि सीवरेज साइड में से डालो, ये संभव नहीं है। सीवरेज के काम आप कितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाएं सर, वहाँ भी जाकर के आप देखेंगे तो जो मेन चैम्बर है, बड़े चैम्बर है और जो मेन लाइन है वो तो बीच में ही डाली जाती है। साइड में कैसे डाल दोगे आप? और अगर आप साइड में डालोगे तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई दुर्घटना अब ज़रूर होगी, पूरा नाला क्षतिग्रस्त हो जाएगा। बड़ी मुश्किल इस काम को चलाने की वजह से ही, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही बिजली विभाग ने लाइनें शिफ्ट की थी, एक जगह से एक साइड से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी थी। अब वहीं सीवरेज पहुंच रही है। अब जब वहां सीवरेज पहुंचेगी तो अब वापस क्या लाइन को आप शिफ्ट करोगे? क्या जो नाला क्षतिग्रस्त होगा उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कल मैं उसको लेकर के एक बार लाइव जरूर दिखाऊंगा। आज शाम को मैंने हालात का वहां जाकर के और देखा था, सुपरवाइजर से पूछा भी था, उन्होंने कहा कि सर हम क्या करें, हमें आदेश ऐसे मिलते हैं, लोग हमारे और जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि है वो हमारी मानते नहीं है कि सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा और हम इतनी जल्दी इसको कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जो आता है वो मुफ्त की सलाह देकर के चला जाता है, और अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं चाबुक चलाते हैं और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खामियाजा ये है कि यहाँ जाम लगा रहता है, 4-4, 5-5 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है जो दिन भर ट्रैफिक जाम को खुलवाते हैं। तो सीवरेज का जो काम इन दिनों चल रहा है, मेरी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ गंभीरता के साथ इसको देखें और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पहले ही सॉल्व कर दें और जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करें। और संक्रमण के चलते कई ऑफिस बंद हैं। बीओबी बैंक जो है उदय मोड़ वाली वो अब खुल गई है, वरना वो भी बंद रही थी। उनके 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। नगर परिषद का भी यही हाल है, 9 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पाए गए हैं। न्याय विभाग की अगर बात करें तो वहाँ भी पाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में भी, प्रशासन में जो कर्मचारी हैं उनमें से भी कुछ कर्मचारी पाए गए हैं। नगर परिषद के पार्षदों ने आज मानदेय बढ़ाने को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। बेचारों को 3600 रुपये मिलते हैं, कह रहे हैं कि साहब कम से कम 25,000 तो करो। करना चाहिए इनका तो,
ये एमपी और एमएलए अपने अपने वेतन भत्ते तो बढ़ा लेते हैं अपनी मर्जी से, है ना। इनको इतना मिलता है सर, जबकि इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे जो जनप्रतिनिधि है ना, इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। गांव का सरपंच है या नगर परिषद का पार्षद है या चेयरमैन है, कम से कम इनका मानदेय ज़रूर बढ़ना चाहिए। सरकारें और जनप्रतिनिधि जो है ना, सांसद हैं, विधायक हैं, ये अपने वेतन भत्तों में तो जितनी बढ़ोतरी करनी होती है ना, और जब करनी होती है मनमाने तरीके से तब कर लेते हैं, जबकि इनको इतनी आवश्यकता नहीं होती सर। इनको तो इतना पहले ही इतना मिलता है और ये लोग लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो नगर परिषद के जो पार्षद हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि साहब हमारा जो वेतन भत्ता है वो भी अब बढ़ाया जाए। शर्म सी महसूस होती है कि मिलता कितना है, सिर्फ 3600 रुपये। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। और कल कुंजेला से एक वीडियो आया था, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो कुंजेला का है या क्या है, लेकिन सर बेजुबान जानवरों को पैर बांध करके और जिस तरीके से मारा जा रहा है और उनको यातनाएं दी जा रही है, ये बहुत दर्दनाक है। बेजुबानों पर जिस तरह का कहर ढाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो वीडियो जो है हमारे पेज पर है और बहुत वायरल हो रहा है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख भी रहे हैं। और हमारे पास जो सूचना आई है कि साहब ये नांदोद तहसील के कुंजेला गांव का है और 3-4 लोगों ने मिलकर के और ऐसा कुकृत्य किया है। ये अमानवीय जो व्यवहार है ये जानवरों के साथ में किया जा रहा है। बेजुबानों की और आवारा जानवरों की तो इस समय कंडीशन बहुत ख़राब है सर। गाय के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, गाय हैं, सांड हैं, ये इन दिनों आसियाना ढूंढ रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। सर्दी का कहर इतना है कि आदमी तो रजाइयों में घुस जाता है, अपने घरों में घुस जाता है, लेकिन इनके लिए इस समय कोई सुविधा नहीं है। ना इनका शारीरिक कोई बचाव हो पा रहा है, ना इनके पेट के लिए कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये कंडीशन है तो कम से कम इन पर नगर परिषद भी ध्यान दें। और जो गौ भक्त हैं या जिनको मैं ये कहता हूँ कि साहब गायों के लिए या इनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक मुहिम ये भी चलाएं सर कि कम से कम अब नगर परिषद इनको शिफ्ट नहीं कर रही तो कम से कम हम तो अपना एक फ़र्ज़ निभा सकते हैं कि इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था करें, इनके लिए बोरी के टाट हैं इनकी व्यवस्था कर सकें, ताकि ये इनका दम नहीं घुटे इस सर्दी में। कम से कम इनको कुछ राहत तो मिल पाए, क्योंकि इनके पास और कोई सहारा नहीं है और ये तो वैसे ही मर रहे हैं सर। सर्दी में गायें कहीं नाले में गिर रही हैं, जिनको निकालने के कई वीडियो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है सर, इन बेजुबानों की। तो इसके दर्द को भी पहचाना जाए, भामाशाह आगे आएँ, लोग जो मदद कर सकते हैं करें। बाकी हमेशा प्रशासन के भरोसे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है सर, ठीक है। लेकिन कल कुछ ऐसे भामाशाह थे जिनको विधायक महोदय ने भी सम्मानित किया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की तमाम जमा पूंजी जो है वो गौशाला को दान कर दी ताकि गायों का भला हो सके। लेकिन क्या वाकई में हम गायों का भला कर पाएंगे, ये एक सोचने का विषय जरूर है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको पसंद आया होगा। वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, करवाएं सर, और बिल्कुल कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। सरकारों से और जनप्रतिनिधियों से भी हमारा निवेदन है, स्कूलों को खोलें। ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, उसको आने दें सर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ठीक है, आप सरकार हैं, जैसा आप कहेंगे लोग उस हुक्म की पालना तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का दर्द भी आपको पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ये नहीं है कि बंद कमरों में बैठ करके और फैसले आप कर दें और फिर खामियाजा जनता को भुगतना पड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर ज़रूर करें सर, और उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।